गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं आपका चला हुआ है चैप्टर फर्स्ट 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, उसके कुछ आपके टॉपिक रहते हैं, उन्हें हम करते हैं आज। तो ये लास्ट टाइम आपको पेज नंबर 5 तक जो नोट्स हैं मैंने आपको रिवाइज करा दिए थे। आज हम करेंगे टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडो होता है अंदर, ठीक है, और थर्म्स की अगर बात करें तो ये होता है हीट। तो ये क्या बन गया कि हीट आपको यहाँ पे सप्लाई करनी है, हीट आपको यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड करनी है, तो उसको हम कह देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनको कराने के लिए, जिनको होने के लिए आपको हीट की या एनर्जी की सप्लाई करनी पड़े, तब जाके वो रिएक्शन हो पाए, उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रिएक्शन दे रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, और उसमें आप अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का होता है NH4Cl, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH की होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपने एज ए रिएक्टेंट के तौर पे यहाँ पे ले रखे हैं, और ये जो रिएक्टेंट आपने यहाँ पे लिए हैं, ये रिएक्टेंट दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको प्रोडक्ट देते हैं। और प्रोडक्ट आपको कौन से मिलते हैं यहाँ पे? वो मिलते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने रिएक्टेंट की तरफ हीट को या एनर्जी को सप्लाई किया, तब जाके ये प्रोडक्ट बन पाया। तो हमेशा ध्यान रखें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो हीट एनर्जी, ठीक है, जो आपको मिलती है वापस, आपको सप्लाई नहीं करनी पड़ती, वापस आपको मिलती है, और वो किस तरफ से मिलती है? वो मिलती है प्रोडक्ट की तरफ से। ठीक है, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस मतलब उसको उसकी प्लेस से हटाना, डिस, ठीक है, आपको उसको डिस्टर्ब करना है। तो प्लेस जो है ऑलरेडी, या कोई यहाँ पे एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है, उसको आपको उसके प्लेस से हटा देना है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप कैसे हटाओगे? आपको पता है कि हर एक एलिमेंट की एक अपनी कैपेसिटी होती है रिएक्शन करने की। तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, और कुछ कम एक्टिव होते हैं। तो जो ज़्यादा एक्टिव वाला केमिकल होगा या एलिमेंट होगा, वो कम वाले को उसकी प्लेस से हटा देगा, और इस स्टेप को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट। ठीक है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी पोजीशन से हटा देता है। कब? जब आप दूसरे को एक सॉल्यूशन में लेके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे ले रखा है आयरन सॉलिड फॉर्म में, और उसको आप रिएक्ट करा रहे हो कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि एक्वस फॉर्म में है, जिसका आपके पास वाटर सॉल्यूशन है। तो जब आप इस रिएक्शन को कराते हो तो आप देखते हो कि जो ये आयरन है वो ज़्यादा एक्टिव है, किससे? कॉपर से, और वो कॉपर को उसके प्लेस से हटा देता है, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में। पहले क्या था आपके पास? आयरन सॉलिड फॉर्म में था और कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में था, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद जाके सॉल्यूशन उसने फॉर्म कर दिया, और आपको यहाँ पे कॉपर जो मिला वो सॉलिड फॉर्म में अलग से मिल गया। तो इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से आप ये टेस्ट एक्टिविटी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ठीक है,
आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्टैंड लिया हुआ जिसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, उसमें आयरन नेल आपने डिप की, और जब आयरन नेल उसके साथ रिएक्ट करती है कॉपर सल्फेट के साथ, तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जिससे आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हाँ आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पे कौन सा कलर चेंज हुआ, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, द नेल्स बिकम, जो आपने आयरन नेल ली हुई है, जो आपने आयरन लिया हुआ है, जो ये आयरन नेल है, बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, ये ब्राउनिश होती हैं कलर में, जबकि जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो ब्लू कलर का था। लेकिन जैसे जैसे आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया, उसका ब्लू कलर फेड होने लगा, हल्का होने लगा, ठीक है, और उसमें ब्राउन कलर की अपीयरेंस आने लगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इसी का, जिंक आपने लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और कॉपर सल्फेट अगेन एक्वस फॉर्म में आपने लिया। तो जब दोनों को रिएक्ट कराया तो आपने देखा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिला जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में अलग से मिल गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। आप यहाँ पे फाइनली ये देख सकते हैं कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। अगेन एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखी कि आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। एक और रिएक्शन है लेड Pb, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी, सॉलिड फॉर्म में। Pb जो लेड है उसकी आप रिएक्शन करा रहे हो किससे, कॉपर क्लोराइड से, CuCl2, और अगेन जब आपने रिएक्शन कराई तो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिला लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर। तो अगेन आपने यहाँ पे क्या देखा कि लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं किसको, कॉपर को, और प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसका कलर लास्ट प्रोडक्ट से अलग होता है, ठीक है। तो ये आपकी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है डबल मतलब दो, ठीक है, दो कोई एलिमेंट यहाँ पे होंगे, या फिर आप उन्हें कहें कि दो एटम्स होंगे, वो एटम्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मतलब था कि एक एटम को एक ही एटम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दो अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में एक दूसरे की पोजीशन ले लेते हैं। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, वो आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट यहाँ पे दे रखा है प्लस बेरियम क्लोराइड, जब आपने इनको रिएक्ट कराया तो आपके प्रोडक्ट बने बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब आप देखिए पहले सल्फेट के साथ सोडियम था, लेकिन यहाँ पे सल्फेट के साथ बेरियम है। पहले क्लोराइड के साथ यहाँ पे बेरियम था, लेकिन अब क्लोराइड के साथ सोडियम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि दो अलग अलग एटम ने एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, इसके साथ साथ ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी काम करती है। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स, और वो प्रेसिपिटेट किसके होते हैं, बेरियम सल्फेट के होते हैं। तो यहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस, जैसे ये रिएक्शन होती है तो एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उस वाइट सब्सटेंस को या उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कह देते हैं। तो आप अगेन क्या कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कह देते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास लेड नाइट्रेट यहाँ पे दे रखा है, और इसको आपने रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। जब आपने इनकी रिएक्शन कराई तो आपको प्रोडक्ट मिला लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे
जो आपके ये लेड आयोडाइड जो यहाँ पे है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वाइट प्रेसिपिटेट इसके बन के आते हैं। तो इस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को ही हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप सिंपली इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आइदर या तो आपके किसी एलिमेंट या कंपाउंड में एडिशन हो रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रही हो। आइदर आप कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं कॉपर यहाँ पे आपने लिया हुआ है और उसमें ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई, जब दोनों की रिएक्शन हुई तो आपको यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हेन कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर, जब आप कॉपर को हीट करते हैं तो ब्लैक कलर आता है, और दिस CuO और कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन। अगर आप इसको वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अगेन कॉपर बन जाता है। तो इस तरह से ये रिवर्स रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। जनरली कॉपर का जो कलर होता है, ठीक है, वो ब्राउन कलर होता है जब आप सिर्फ कॉपर मेटल को लेते हैं, लेकिन आप जब उसको हीट कराते हैं ऑक्सीजन में तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। लेकिन अगर आप वापस उसे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं तो फिर से वो कॉपर की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जा सकता है, अगेन उसका कलर ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। जस्ट हम कह सकते हैं कि जैसे आपने ऑक्सीडेशन पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट आप इसे देख सकते हैं। देखिए उसमें तो हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे हो रहा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हो रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये वाली जो रिएक्शन आपने ऊपर देखी है, ये वाली रिएक्शन एग्जाम्पल है किसका, रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों के टाइप से एक नई रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन देखो इसमें दो नाम आ रहे हैं, रिडॉक्स RED, फर्स्ट आ रहा है RED जो किससे आया, रिडक्शन से आया, और OX जो आया वो आया किससे, ऑक्सीडेशन से आया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा हो, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक का रिडक्शन हो रहा हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, और जो ये आपका यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, जब ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे इसके पास देखो ऑक्सीजन रिच ये ऑलरेडी स्पीसीज है, लेकिन जब ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है तो ये क्या करता है, अपने इस ऑक्सीजन को लूज कर देता है और ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, हम रिडक्शन कहते हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो जब ये हाइड्रोजन आपका लेफ़्ट साइड से राइट साइड पहुँचा तो इसके पास आपने देखा कि ऑक्सीजन रिच ये बन गया, जबकि पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और वो उसके साथ अटैच हो गई, जुड़ गई। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का जुड़ना आपको पता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड रिएक्शन में भी। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके साथ है आपका कार्बन, तो जब जिंक ऑक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो जिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगेन इसका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो ऑक्सीजन लॉस को हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं।
कार्बन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार आप इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल समय के साथ साथ क्या होते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लूज होने लगती हैं, ठीक है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घरों में आपने देखा है आयरन होता है, लोहा होता है, समय के साथ साथ जब वो मॉइस्चर के टच में आता है, ठीक है, किसी एसिड के टच में आता है, तो क्या होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करने लगता है, उस पर जंग आने लगता है। तो इस प्रकार जो ये प्रोसेस होते हैं जिससे कोई मेटल अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, कोरोजन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, जब किसी मेटल पे सब्सटेंस का अटैक किया गया हो, जो सब्सटेंस उसके आसपास हैं, जैसे मॉइस्चर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, एसिड है, तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। द सब्सटेंस लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, आपको पता है कि जब जंग लगता है लोहे को तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। दूसरा, समय के साथ साथ जब सिल्वर, जो हम घरों में हमारी मदर्स यूज़ करती हैं ज्वेलरी के तौर पे, तो वो भी ऑक्सीजन के टच में आने से, ठीक है, सिल्वर अपने कलर को चेंज करने लगती है और उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी में क्या होता है, जब किसी भी फूड को, ठीक है, जो फूड आपने घर में बनाया है, अगर आप देखते हैं गर्मियों में सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है, या आपका अचार है वो ख़राब हो जाता है कुछ टाइम, अगर आप उसे डायरेक्ट एयर में एक्सपोज करके रखते हैं तो उसमें ऑयल की कमी हो जाती है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किए जाते हैं, ठीक है, हमारे फूड में ऑयल और जो फैट होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया जाता है, उसके टेस्ट को चेंज कर दिया जाता है, उसको रैंसिड कर दिया जाता है, जिससे उसकी जो स्मेल है और वो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रैंसिड, वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो इस रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। ऑक्सीडेशन अभी पढ़ा था ना आपने, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे ही उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्पॉइल कर देते हैं, उसे ईटेबल फॉर्म में, ठीक है, उसे नहीं रहने देते, उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ओवर, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।